मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मून। हम लोग यहाँ अर्थ पर रह रहे हैं और हमारी इच्छा हो कि हम चांद का मून का डायमीटर हम निकाल लें। मान लीजिए ए बी मून का डायमीटर है। हम यहाँ पर खड़े हैं। हम टेलीस्कोप की सहायता से इस पार्ट को देख सकते हैं और इस पार्ट को भी देख सकते हैं। दोनों अपोजिट हैं, एक और बी पॉइंट ठीक अपोजिट है एक दूसरे का, यानी यह डायमीटर की तरह काम कर सकता है। इस एंगल का मान लीजिए थीटा है। यहाँ से यहाँ तक मून का डिस्टेंस है और यह मान लीजिए आर के इक्वल है। यह डिस्टेंस इतना ज़्यादा है और यह डिस्टेंस बहुत कम है इसके रेस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको एक आर्क का छोटा सा टुकड़ा मान सकते हैं जो स्ट्रेट वे में है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है तो थीटा इज इक्वल टू होता है एल बाय आर, जहाँ एल इस आर्क का लेंथ है और आर रेडियस है। यह रेडियस के रूप में हमारा काम कर रहा है। तो एल के जगह पर हम अब प्लेस क्या कर सकते हैं, डी, डी बाय आर, हियर एल इज इक्वल टू डी, तो डी इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। अगर हम लोगों को चांद से पृथ्वी की दूरी मालूम हो तो उसका डायमीटर हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड है लेंथ मेजर करने का, पैरेलैक्स मेथड। अब हम लोगों को जानना है कि पैरेलैक्स मेथड क्या है। आप लोग प्रायः ऐसा करते होंगे, कभी इस आंख से एक ऑब्जेक्ट को देखते होंगे, कभी इस आंख से, तो आपको ऑब्जेक्ट के पोजीशन में अंतर दिखाई पड़ता होगा। तो मान लीजिए यह हमारा ऑब्जेक्ट वो है और यहाँ लेफ्ट आई है और यहाँ हमारा राइट आई है। इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बैकग्राउंड कहते हैं। यहाँ से और यहाँ से अगर हम मिला दें तो यहाँ एक एंगल बनता है जिसको पैरेलैटिक एंगल कहते हैं और इसको प्रायः हम लोग थीटा से इंडिकेट करते हैं। इस बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन डिफर करता है, डिफरेंस आता है, डिफरेंट पोजीशन पर दिखाई पड़ता है, इसी को हम लोग पैरेलैक्स कहते हैं। अब हम लोगों को यह डिस्टेंस निकालना है LO, इसको हम लोग S मान लें, इसको भी हम S मान लें और इसको हम लोग B मान लें। तो यह डिस्टेंस इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, इसलिए हम इसको आर्क के रूप में मान सकते हैं। आर्क का एक छोटा सा टुकड़ा एक स्ट्रेट लाइन माना जाता है। तो थीटा इज इक्वल टू होता है L बाय आर। यहाँ L के जगह पर हमारा B है तो B हो गया और R के जगह पर S है तो S लिखेंगे। यहाँ S इज इक्वल टू B बाय थीटा हो जाएगा और इस तरह से हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। इस मेथड का हम यूज करें, अगर हम चाहें तो पृथ्वी पर से ही हम स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। मान लीजिए यह हमारा अर्थ है और यहाँ पर स्टार है। इस स्टार का केवल आँख से इधर से उधर करके हम इसके पर बना हुआ एंगल को नहीं निकाल सकते, बहुत छोटा है, इसलिए हम इस पर दो पोजीशन लेंगे। मान लिए E1 है और यह पोजीशन E2 है। अब आकाश में दो तारे, दो स्टार लगभग समान दूरी पर हम पहले
आकलन कर लेंगे कि यह 2 स्टार है। मान लें यह एस डैश है और यह एस डबल डैश। अब हम यहाँ से टेलीस्कोप की सहायता से इसको देखेंगे तो इसके साथ एक एंगल बन रहा है, इसको मान लेते हैं θ1। फिर इस पोजीशन से हम इसको देखेंगे और इसके साथ मान लीजिए एंगल θ2 बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं यह θ1 है तो यह भी हमारा θ1 होगा और यह θ2 है तो यह θ2 होगा। इस तरह से हम θ = θ1 प्लस θ2 निकाल। यहाँ से यहाँ तक हमारा बेसिस है, मान लीजिए बेसिस B है। अब इस बेसिस को हम B के बराबर मान लें। अब ये हमारी पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट है, यह आर्क के रूप में है, तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको आर्क के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से θ = L/r को यूज करते हैं। तो θ L के जगह पर लिखेंगे B और R के जगह पर इसको हम लोग D लिख लेते हैं, तो यह हो गया D। θ = θ1 प्लस θ2 है, तो θ1 प्लस θ2 = B/D। इसलिए D = B/θ1 प्लस θ2। इस तरह हम पृथ्वी पर से ही किसी स्टार का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड है रिफ्लेक्शन मेथड, जिसको हम इको मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसमें हम साउंड वेव का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो वेव का इस्तेमाल करते हैं, लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। वो डिस्टेंस कितनी दूरी पर है और किस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ उसके अनुसार हमको इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसका जो सिद्धांत है वो रिफ्लेक्शन मेथड ही है। मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है और इसके सामने में एक पहाड़ है, एक माउंटेन है, जिसकी दूरी वह अपने स्थान पर से ही आकलन करना चाहता है, मेजर करना चाहता है। तो यह एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देता है। यह यहाँ से साउंड वेव इस पहाड़ से टकराता है और रिफ्लेक्ट होकर के फिर इसके तक आता है। इसके बीच में आने और जाने का जो टाइम है वह स्टॉप वॉच से आकलन कर लिया जाता है, मेजर कर लिया जाता है। जैसे ही इसको आवाज़ सुनाई पड़ती है स्टॉप वॉच को बंद कर देता है। मान लीजिए जाने में T1 सेकेंड लगा हो और आने में T2 सेकेंड लगा हो। ये टाइम में अंतर हो सकता है क्योंकि मीडियम में भी एक वेलोसिटी होता है। तो T = T1 प्लस T2/2। अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड 332.5 मीटर पर सेकेंड 0 डिग्री सेल्सियस पर है और 1 डिग्री सेल्सियस के बढ़ने से 0.61 मीटर वेलोसिटी पर सेकेंड बढ़ जाता है। इस तरह से हम टेम्परेचर को मेजर करके हम वेलोसिटी ऑफ साउंड उस समय निकाल सकते हैं और डिस्टेंस = होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। इस तरह से हम इसका आकलन कर ले सकते हैं कि ऑब्जर्वर से पहाड़ कितनी दूरी पर है। इंटेंसिटी मेथड, इसको कहते हैं इनवर्स स्क्वायर मेथड। आप देखते होंगे कि किसी लैंप का जो ब्राइटनेस है दूर बढ़ते जाते हैं उसका ब्राइटनेस कम मालूम पड़ते जाता है, यानी उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी
घटती चली जाती है। सिद्धांत के अनुसार अगर इंटेंसिटी आई हो तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डी स्क्वायर की, यानी इनवर्स स्क्वायर, इसीलिए इसका नाम पड़ा, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर होता है। अब देखिए कि दो तारे हैं, दोनों का मान कर चलें कि दोनों की इंटेंसिटी समान है, उसकी ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एक समान है, लेकिन डिस्टेंस उसका डिफरेंट है। तो पहले स्टार के लिए हम लिखें I1 प्रोपोर्शनल टू 1/d1 स्क्वायर और I1 इज इक्वल टू के 1/d1 स्क्वायर। और दूसरे स्टार के लिए लिखें I2 प्रोपोर्शनल टू 1/d2 स्क्वायर और I2 इज इक्वल टू के 1/d2 स्क्वायर। I1 by I2 इज इक्वल टू k/d1 स्क्वायर k/d2 स्क्वायर, के कैंसिल हो गया, d2 स्क्वायर बाय d1 स्क्वायर। इस तरह से I1 बाय I2 इज इक्वल टू d2 बाय d1 का होल स्क्वायर, और इस फॉर्मूले से हम डिस्टेंस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं।